अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अदनान नूर। हमारे रेडियो आवाज़ के सामीन इस प्रोग्राम को रेडियो आवाज़ FM 105 झंग से सुन सकेंगे, जबकि हमारे सोशल मीडिया के नाज़रीन हमारे इस प्रोग्राम को हमारे सोशल मीडिया के पेजेस पर देख रहे हैं। नाज़रीन और सामीन, मेरी हमेशा कोशिश हुई कि अहम इश्यूज़ पर अहम शख्सियात की मुलाकात आपसे करवाई जाए। पाकिस्तान में अभी कुछ ही दिन पहले एक त्यारा हादसा हुआ। लाहौर से एक फ़्लाइट जो जा रही थी कराची और वहाँ वो क्रैश हुई। इस हवाले से काफ़ी कीमती जानों का नुकसान भी हुआ, लेकिन अभी तक इसकी वजूहात क्या थी, इन हादसा की इस किस्म की ख़ास तौर पर पाकिस्तान में बहुत सी बातें हुई और हमारी जो PIA है उसे भी लोगों ने टारगेट किया और एविएशंस को भी टारगेट किया गया कि ये जो ज़िम्मेदार इन्हें लोग समझते हैं। लेकिन आम तौर पर आज तक ये नहीं पता चला कि इन तमाम हादसा की वजूहात क्या होती हैं। आज ये सब जानने के लिए मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स के रिटायर्ड जनाब कमांडर सुहेब फ़ारूक साहब को अपने इस प्रोग्राम में दावत दी है। मैं इन्हें खुशामदीद कहता हूँ। ये पाकिस्तान नेवी के लिए भी अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं और इस रनवे पर जिस पर ये हादसा हुआ है इस पर ये काफ़ी दफ़ा ये ख़ुद भी इन्होंने जो है अपना त्यारा लैंड करवाया। तो इनसे आज ये सारे सवालात पूछेंगे कि हादसा की वजूहात क्या होती हैं इस किस्म के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आम तौर पर जो इस किस्म के हादसा होती हैं इनकी वजूहात क्या हो सकती हैं? शाह साहब, वजूहात जनरली तैयारों के हादसे की 3 मेन रीज़न्स होती हैं। एक तो ये है कि ह्यूमन एरर, कोई ना कोई इंसानी गलती, पायलट हो सकता है, टेक्निकल स्टाफ है, एयर ट्रैफिक है, रेडार वाले हैं, कोई ना कोई ह्यूमन एरर। दूसरी वजह जो है वो मटेरियल फेलियर, कोई ना कोई इंजन का या चीज़ का कुछ जो कि अपनी हर चेक्स भी ठीक थे, नॉर्मल थे, लेकिन चलते चलते कोई भी चीज़ टूट जाए और मटेरियल फेलियर हो जाए, ये दूसरी रीज़न है। और तीसरी रीज़न नेचुरल डिज़ास्टर हो सकती है, जैसे बिजली गिर जाए, बैड वेदर में चले जाएं, किसी एयर पॉकेट की वजह से हो जाए, या कोई बर्ड हिट भी, अगरचे कि उसमें पार्शली भी ह्यूमन एरर आती है कि वो वहाँ बर्ड्स को उड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन बहरहाल इस तरह की ये 3 रीज़न्स। अच्छा, इसके बाद अगर हम इस त्यारे पे बात करें कि जो उस वक्त क्रैश हुआ है, तो इसमें ख़ास तौर पर एक बात बड़ी आ रही है कि जनाब पायलट ने लैंडिंग गियर्स खोले ही नहीं थे और इस वजह से भी नुकसान हो सकता है। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि पायलट किस वक्त उसे लैंडिंग गियर खोलने चाहिए थे और क्या उसे बिल्कुल नहीं पता चल रहा था कि चलता पायलट को आमतौर पर कि लैंडिंग गियर ओपन हैं कि नहीं? नहीं, ये इस बारे में 2 बातें जनरली चल रही हैं। एक तो ये कि जी शायद त्यारा ख़राब था और पहिए खुले ही नहीं, जी, कोई ख़राबी थी। और दूसरी बात एक चल रही है कि पायलट ने खोला नहीं। तो दूसरी जो वजह है वो ज़्यादा कयास ये है और अंदाज़ा ये है, बल्कि ऑलमोस्ट श्योर ये है कि पायलट ही की मेनली गलती आएगी। लेकिन इसमें पायलट के साथ साथ और भी चीज़ें हैं। बेसिकली अगर जहाज़ के पहिए ना खुलें तो फिर उसके प्रोसीजर्स और हैं। वो पायलट जो है वो दूर से पहले इत्तला करता है एयर ट्रैफिक वालों को, वो ऊपर कुछ थोड़ा देर होल्ड करता है एयरपोर्ट के ऊपर, फ्यूल कम करता है, मीनवाइल रनवे के ऊपर फोम बिछाई जाती है। अच्छा, कंट्रोल टावर ये सारी चीज़ें देख रहा होता है इस दौरान कि अगर पायलट को कितनी दूर से लैंडिंग गियर ओपन करने चाहिए। एक तो हमारे नाज़रीन और सामीन को आप ये भी बता दें कि कितनी दूर से उसे अपने लैंडिंग गियर्स ओपन करने चाहिए और कंट्रोल टावर को क्या उस वक्त नज़र आ रहा होता है कि इसने लैंडिंग गियर ओपन किए हैं कि नहीं? मैं अब आपको बताता हूँ कि जहाज़ जो है वो उसकी जो गियर्स है कि वो खुले हैं या नहीं। मैं सबसे पहले तो ये तसल्ली की बात देना चाहता हूँ कि ये जो ओवरऑल एविएशन है हमारी दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी, ये बहुत सेफ़ है। लोगों को जनरली इससे खौफ खाने की बजाय इसकी बात समझनी पड़ेगी कि जहाज़ अब दुनिया में बहुत सेफ़ उड़ते हैं। कोई ऐसी क्योंकि एक एक चीज़ को ज़हन में रख कर मैन्युफैक्चरर भी और ट्रेनर्स भी और पायलट्स की ट्रेनिंग वाले भी और टेक्निकल स्टाफ की ट्रेनिंग वाले उसकी सेफ्टी इंश्योर करने के डबल ट्रिपल चेक्स होते हैं। अब जो मसलन गियर है वो एक ख़ास
जहाज़ मसलन नॉर्मली जा रहा है अगर, तो 8-9 मील दूर से ही एक ख़ास हाइट तक उसको आना, ILS पे अगर वो आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के ऊपर आ रहा है, तो वो बहुत दूर से नीचे रनवे की लाइन में आ जाता है और फिर काफ़ी दूर पहले से उसको गेयर्स को नीचे करना है पायलट को। और जब वो नीचे हो जाते हैं तो जहाज़ के जो गेयर्स हैं वो अंदर से 1-1.5 मिनट कम से कम लग जाता है, क्योंकि वो अंदर से पहले स्लाइड होते हैं, बाहर खुलते हैं, लॉक होता है, उसके फ्रंट पर एक रॉड, उसको डबल लॉक वाला, वो अलहदा से खुलता है। और फिर कॉकपिट के अंदर 3 ग्रीन्स कलर की 3 लाइटें रेड होती हैं और 3 ग्रीन होती हैं। तो जिस वक्त वो खुल रहा होता है तो वो रेड रहती हैं, और जिस वक्त वो खुल जाता है और लॉक हो जाता है तो तीनों पहियों की 3 लाइटें ग्रीन हो जाती हैं। और ये ग्रीन होने के बाद जो है वो उसको इंश्योर किया जाता है। इंश्योर कैसे? क्योंकि जब 8-9 मील दूर से वो लैंडिंग की परमिशन मांगता है पायलट, तो लैंडिंग की परमिशन के बाद वो मसलन कॉल देता है, ये एक PK 8303 थी, तो उसने फॉर एग्ज़ाम्पल कराची टावर को कहा होगा कि टावर PK 8303 कमिंग इन फॉर लैंडिंग विद 3 ग्रीन्स, यानी मेरे तीनों पहिए ग्रीन हैं। लेकिन ये पायलट भी कब कहता है? उसके पास एक अपना टेक्निकल स्टाफ भी है जो फिजिकली भी ये टावर पे बैठे देख रहे हैं जी। नहीं, कॉकपिट के अंदर भी एक टेक्निकल असिस्टेंट होता है जो फिजिकली भी उसको कंफर्म करता है कि गियर नीचे आ चुके हैं। फिर वो खुद भी उसको नीचे करता है, तीनों ग्रीन्स देखता है और फिर वो लैंडिंग के लिए कॉल देता है। और फिर एयर ट्रैफिक वाले भी ATC पे जो साहब बैठे हैं वो भी, उनके पास जो है बायनॉकुलर्स होते हैं, वो उठाकर देखते हैं दूर से कि जहाज़ के तीनों पहिए नीचे आ चुके हैं और नज़र आ रहे हैं। तो वो फिर उसके बाद कहता है कि रीचेक योर गियर्स क्लियर टू लैंड, यानी लैंडिंग कर लें, आपको रीचेक फिर कर लें कि आपके पहिए हैं। जबकि इसकी ये सूरत हाल में कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर इन्वॉल्व है। मेरे नज़दीक, मेरा गुमान है, अभी वॉइस रिकॉर्डर आ जाएगा, मेरा गुमान ये है कि पायलट की गलती भी है और कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर बताएगा कि उसको टेक्निकली कंफर्मेशंस भी फ़िज़िकली देखकर भी किसी ने शायद नहीं की और ये ख़ुद भी डाउन करना भूला है, या इसने जानकर डिले करके लास्ट मोमेंट पे डाउन करने का फ़ैसला किया होगा। और तीसरा ये कि जो ATC है उन्होंने भी फिज़िकली देखकर इसको गो राउंड का, या ये कि तुम्हारे पहिए नहीं निकले हुए, तुम ना लैंड करो, गो राउंड कर जाओ। उन्होंने बताया हो कि आप एन वक्त पे भी नहीं, जो हमें अभी वॉइस जो कॉल्स की नज़र आई हैं उसमें उसको उन्होंने किसी किस्म की, एयर ट्रैफिक ने भी कोई जो है वार्निंग नहीं दी, जिसमें मेरे नज़दीक एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी ज़िम्मेदार है जी। अच्छा, इसमें एक और बात कि बेली लैंडिंग के बारे में भी ज़रा क्लियर बता दीजिएगा कि ये किस तरह होती है और किस सूरत हाल में करनी चाहिए। क्या इसमें, जिसमें पायलट का लग रहा है कि उसने 3 दफ़ा रनवे को टच किया, आपने इस रनवे पे बड़ी दफ़ा आपने भी जो है ना जहाज़ लैंड किया, तो एक तो इस रनवे की सूरत हाल बता दें और दूसरा बेली लैंडिंग की यही सूरत होती है कि आप अचानक आएँ और प्यारा नीचे मार दें? नहीं जी नहीं, बेसिकली जब बेली लैंडिंग आपने करनी हो और आपके तमाम 2-3 तरीके जो है वो फेल हो गए हो पहिए नीचे लाने के, फिर आप उसका प्रोसीजर है, आप उसको इतला करते हैं, फ़ोम बिछाई जाती है। और फ़ोम बिछाने का मकसद ये है, फ़ोम जिस तरह से ये आपकी इस तरह का मटेरियल होता है कि वो बाउज़र स्टाइल की वो चलते हैं और वही फिर जब फैल कर मोटे हो जाते हैं, उसका मकसद ये होता है कि जहाज़ जब रगड़ेगा साथ आकर बेली, तो आग निकलेगी तो आग फैले ना, एक ये भी है। दूसरा, उसको फ्रिक्शंस को कम कर ले और जो जिस साथ वो उसका इम्पेक्ट है वो आकर नीचे लगे तो कम से कम इम्पेक्ट जो है नुकसान हो। इम्पेक्ट हमें इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि जैसे साइंस भी कहती है कि जो फोर्स है इज़ इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, यानी जो वज़न है और जो स्पीड है ये दोनों इनटू एक दूसरे को ज़रब दें तो ये कुव्वत होती है।
अब इतना बड़ा जहाज़, यानी ये वाला जो बोइंग 320 था, ये खाली जहाज़ भी 1 टन होता है और 8 टन का ये कम से कम ऑल अप वेट इसका 8 टन तक। तो मैं बेसिकली आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो इतनी बड़ी कुव्वत के साथ जब आकर लगता है उसके फटने का तो उस वक्त उसको कुशन चाहिए, तो वो फोम के ज़रिए दिया जाता है। अब लेकिन इस सूरत में वो इतनी बड़ी कुव्वत, और ये अभी आधे जहाज़ भी था और आधा सामान भी होगा, फ्यूल फुल होगा, तो कम से कम 5 या 6 टन वज़न आया है। और वो 6 टन आकर ज़मीन से पहले ही दफ़ा आकर उसके साथ वो दोनों इंजन ज़मीन के साथ लगे हैं। तो उसका निचला हिस्सा तो ऑलमोस्ट मेरे नज़दीक इंजन्स का जो है वो उड़ गया है। अच्छा, आप पायलट हैं तो आप इसमें बता सकेंगे क्या ऐसा करना चाहिए था कि आप फौरी दोबारा फ्लाई कर जाएं उस सूरत हाल में, जब आप देख रहे हैं कि इंजन नीचे लगे हैं? तो एक पायलट कैसे ये सोच सकता है जिसने उसे पता है कि मेरे साथ इतने लोग भी साथ हैं और मैं इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, दोबारा उसने फ्लाई कर लिया? क्या ऐसा उसे करना चाहिए? मेरा ख्याल है एक नेचुरल जो एक इंसानी रवैये है ना, हमारे यहाँ जिस तरह उसका रिएक्शन होता है वो एक रेप्टाइल रिएक्शन ही होता है, एक्शन का रिएक्शन हम करते हैं। वो जब आकर एकदम इम्पैक्ट लगा है तो आई कैन इमेजिन कि वो जिस शौक में आया होगा कि ये पहिए की बजाय इंजन लगे हैं और आग निकलती हुई ज़ाहिर है कैप्टन ने देखी होगी, तो उसकी वजह से घबराहट में कि ये गलती हो गई है तो क्यों ना मैं अगर दोबारा चक्कर लगाकर और गियर नीचे करके आ जाऊं, और वो उसमें किया है। और साथ उसको लगा होगा कि फ्यूल भी ज़्यादा है, अगर मैं यहीं अब पावर कम ही किए रखूं तो ये ना हो कि आग लग के ये फट जाए जहाज़, या ऐसी खौफ से उसने उठाया है। लेकिन मेरे नज़दीक वो उठाना एक गलती तो वही थी, उसमें भी रिस्क बहुत था। अगर वहीं लैंड करते तो वो भी रिस्की था। रिस्की ये था कि आग फैलने का था, लेकिन बहरहाल उसमें अगर इमरजेंसी रोक कर वहाँ से एवैक्यूएट करवाया जाता पैसेंजर्स का तो बड़ी हद तक, क्योंकि जब इम्पैक्ट हुआ है तो ज़ाहिर है वो लैंडिंग के लिए राउंड ऑफ कर चुका होगा, तो तब ही इंजन लगा है। और राउंड ऑफ का मतलब ये है कि वो पावर पीछे ला चुका था, इंजन्स बिल्कुल आइडल पे थे उस वक्त, उसने दोबारा से पावर खोली है तो दोबारा उड़ने के लिए। तो वो जो अगर वहाँ ना करता तो रगड़ कर या जैसे भी होता तो उसके चांसेस बचने के बहरहाल बेहतर, हाँ जी, बचने के चांस थे और सर्वाइवल के चांस थे, अगरचे के ख़तरा उसमें आग का तो ज़ाहिर था जी, क्योंकि डायरेक्ट इंजन्स पे आ गया था जी जहाज़। नाज़रीन और सामीन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी आवाज़ और आज हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एक्स पायलट जनाब कमांडर रिटायर्ड सुहेब फ़ारूक साहब, और इनसे हम पूरी कोशिश करें कि इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुँचे कि एक त्यारा जो है वो किस किस्म के हादसात का शिकार हो सकता है और इससे बचा कैसे जा सकता है और उसमें ज़िम्मेदार कौन लोग होते हैं। ख़ास तौर पर मेरा पहला सवाल भी इनसे यही था कि वजूहात क्या होती हैं। अब हम इनसे अगले सवालात भी इसी तरह जारी रखेंगे, आप भी हमारे साथ रहेंगे, आप लोगों के जो इसमें कमेंट्स आ रहे हैं उन्हें भी हम इसमें शामिल रखेंगे। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जैसे आप बता रहे हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर वो करता उसी वक्त लैंड कर जाता तो हो सकता है कहीं कम नुकसान होता। अब एक बंदा पायलट ने दोबारा उसे जहाज़ को उड़ाया, वापस ले गया, उसके बाद भी उसे नहीं पता चला कि ऊपर के मेरे साथ क्या हुआ नीचे, और वो कहीं टावर के साथ राब्ते में आखिर में आ रहा है, एक कॉल दे रहा है मिड डे। तो एक तो इस कॉल के हवाले से मैं बताएं कि ये किस टाइम दी जाती है, ये पहले भी तो दे सकता था कॉल लैंड करने से पहले, और अगर उस वक्त नहीं दी तो उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं, और लास्ट टाइम पे जाके दे रहा है? नहीं जी, देखें, मैं ये समझता हूँ कि मेडे कॉल उसने लास्ट पे तब दी है जब उसके दोनों इंजन उड़ गए हैं। मेडे कॉल दी भी उसी वक्त जाती है जब एक्सट्रीम पर कोई इमरजेंसी हो जाए। इस बात से ये भी बात मेरी उसी बात को तक़वियत मिलती है कि लैंड करने से पहले उसने मेडे कॉल अगर नहीं दी तो इसका मतलब है वो बहुत पुरसकून था और वो सुकून से एतमाद में आ रहा था। सिर्फ ये जिस भी वजह से, क्योंकि जो अब इनिशियल खबरें आ रही हैं कि वो कॉम्प्लेसेंसी भी हो जाती है ना, एक ओवर कॉन्फिडेंट भी आदमी हो जाता है कई दफ़ा। एक सीनियर पायलट थे उनका जी, बहुत अच्छे पायलट थे और प्रोफेशनली भी अच्छे थे, और प्रोफेशनली यानी वो
काफ़ी आवर्स के एक्सपीरियंस रखने वाले पायलट थे। लेकिन गलती जब किसी से भी हो जाती है, आपने कई दफ़ा देखा होगा कि हम गाड़ी चलाते हैं तो हम अपने घरों में, ख़ास गलियों में, चीज़ों में आदी होते हैं, और वो नया आदमी शायद वहाँ घबरा रहा हो, हम वो तंग जगह से भी मोड़ लेते हैं और चीज़ें हैं और आदत। और कई दफ़ा हमें पता होता है, हम दूर से भी गाड़ी बंद करके उतना वो वैसे भी पहुँच जाते हैं एक जगह पर कि जी हमें पता होता है कि ये इतना है। वो जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो कई दफ़ा जो है वो आदमी को किसी चीज़ की भूलने की, अब मेरे नज़दीक उसमें तमाम ही लोग ज़िम्मेदार हैं। इसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल को रीचेक नहीं किया गया, वो भी ज़िम्मेदार हैं। पायलट भी ज़िम्मेदार है, लेकिन को पायलट भी ज़िम्मेदार है, क्योंकि को पायलट भी तो साथ साथ चेक्स करता है और कंफर्म करता है। वो एक आदमी हमेशा चेकबुक को, चेकलिस्ट को खोलता है, वो उसके अंदर से पढ़ता है चेकलिस्ट, दूसरा आदमी उसको कंफर्म करता है कि ये हो गया, ये हो गया, एक एक बटन और एक एक चीज़। क्योंकि अगर आप देखें ना कॉकपिट के अंदर तो कोई 20 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के मीटर्स लगे हुए हैं, 20 के करीब मुख्तलिफ़ स्विचेस लगे हुए हैं, और उसके अलावा मुख्तलिफ़ थ्रॉटल्स के और चीज़ें हैं। इसी तरह लैंडिंग से पहले फ्लैप्स, एक विंग के अंदर से फ्लैप्स निकाले जाते हैं, उसको नीचे करना है, स्पीड को लोअर करना है, ये डिफरेंट जो भी चीज़ें हैं ये चेक्स हो रहे होते हैं, और ये पायलट को पायलट रिपीट करते हैं, काम है उसने सारा उसको रिपीट करना है। हाँ जी, वो दोनों मिलकर एक टीम है ना। तो हादसा हो गया, अब वो हमारे लिए बहुत अजीज़ है, हमारा पायलट हमें प्यारा भी है, चीज़ें हैं, लेकिन ये वाली बातें इस वक्त मेरे नज़दीक तनकीद या उनको बुरा भला कहने की बजाय हमें अपने आइंदा फ्यूचर के लिए इसको इस एतबार से देखना चाहिए कि इसमें कहाँ गलती हुई और आइंदा हम इस गलती को बचने के लिए क्या इंश्योर करें। अच्छा, इसमें ये भी बताइए, जैसे आपने अभी कहा कि गलती के हवाले से, क्या पायलट्स की ट्रेनिंग में ये शामिल नहीं होता कि आपको इस किस्म के हादसात के हवाले से बताया जाए कि फ़लाँ इंक्वायरी में फ़लाँ पायलट से ये गलती हुई थी, नेक्स्ट टाइम आपने देखना है? ना जी ना, बहुत बहुत थॉरो ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। और मैं अब आपको बताऊं कि पायलट्स को ये तमाम चेक ऑफ लिस्ट जितनी भी है, जहाज़ उड़ाने के डिफरेंट चीज़ें और उनकी एमरजेंसी की हैंडलिंग, ये एमरजेंसी की हैंडलिंग के हवाले ये एमरजेंसी की हैंडलिंग्स भी ज़बानी याद होती हैं। यानी ये आपको पायलट्स की बेसिक एमरजेंसी सेशन और रोज़ाना की बुनियाद पर भी पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के लिए, मैं कमर्शियल जहाज़ भी इसी कराची के इसी एयरपोर्ट से और लाइन 2 पर हम जहाज़ मेंटेन करवाते थे, और इसी ये जो 27 डायरेक्शन का जो 2 रनवे हैं, एक राइट पर है मेन वाला और एक लेफ़्ट पे है, ये दोनों रनवेज जहाँ से हम इस्तेमाल कर रहे थे, इसके अंदर बेसिकली यहाँ पर बहुत ठीक ट्रेनिंग्स हैं। PIA का अपना ट्रेनिंग सेंटर जो है, मैंने भी वहाँ से कुछ कोर्सेज़ किए हुए हैं, बहुत प्रोफेशनल तरीके से वहाँ पे भी ट्रेनिंग्स होती हैं। मैंने आपको कहा ना कि हर एक को पता है, मसलन हम घर को जाते हुए लॉक करना है या कोई मुख्तलिफ चीज़ें करनी है, किसी वक्त कोई एक चीज़ मिस हो जाती, हम वापस आते हैं, हम कहते हैं यार वो मुझे पता ही नहीं लगा, मैं AC या फ़लाँ चीज़ चलता छोड़ गया। गलती हो जाती है, चेक करने में कोई चीज़ भूल जाती है। लेकिन ये गलती हमेशा हमारे पाकिस्तानियों से क्यों होती हैं कि अक्सर आप देखें हादसात की एवरेज जो चल रही है पाकिस्तान से, अक्सर ये इस किस्म की गलती ये पाकिस्तानियों से क्यों हो रही होती हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे चूँकि हमारे पास माशाल्लाह एक बात माननी चाहिए, हमारे यहाँ आज़ादी है, लोग बहुत खुलकर तबसरा करते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि PIA की जो बाकी दुनिया की एयरलाइंस है ना, उसमें हादसात के एतबार से रेशो इतनी बुरी नहीं है। आप बाकी भी ये छोटे मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सीडेंट्स और AORs इसको कहते हैं, एयर अक्रेंस रिपोर्ट्स आती रहती हैं, मुख्तलिफ़ काम होते रहते हैं, मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम होते रहते हैं, और ये वर्ल्ड वाइड हैं। लेकिन जो क्रैश का इस तरह का ये हादसा है ना, अब कुछ तो और हैं, वो नेचुरल डिज़ास्टर में हो गया है। अभी जैसे आपने देखा होगा कि मलेशियन एयरलाइन के कई जहाज़ ऊपर तले गिर गए, या दुनिया में और भी अफ्रीकन कंट्रीज़ के भी, अमेरिका के अपने समंदर में गिर गए, मुख्तलिफ और जगह
हादसात होते रहते हैं, ये ऐसा नहीं है। और वही 3 बेसिक रीज़न्स हैं। हमें हर हादसे से सीखना है। ह्यूमन एरर हुई है तब भी, अगर मटेरियल फेल है तो फिर हमें वापस उनके साथ जाना है, यानी बोइंग कंपनी है या जो भी उसका बना हुआ है, या उसका इंजन जिस भी कंपनी ने बनाया है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम हुई है। अगर नेचुरल डिज़ास्टर है तो तब कुछ में तो बेबस ही है, कुछ में लाइक अब बर्ड्स हैं तो बर्ड्स आ जाते हैं। तो ये एक मैं चूँकि उस एरिया को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, ये दोनों तरफ से जो कराची एयरपोर्ट है, इसके दोनों साइड से अब बहुत बिल्डिंग्स और पॉपुलेशन हो गई है, आबादी के करीब। अच्छा, अब देखिए जहाँ पर आबादी हो गई है तो वहाँ लोग खा पी रहे हैं और वहाँ परिंदे आएंगे। परिंदे, अगर वो सबसे क्रिटिकल टाइम है किसी भी जहाज़ का, लैंडिंग और टेक ऑफ, ये सबसे कमज़ोर लम्हा है जहाज़ का, क्योंकि वो जब ऊपर है पूरी ताकत में इंजन उड़ रहा है, स्पीड पे जा रहा है, महफूज है, कोई उसको ख़तरा नहीं है। लेकिन यहाँ वो नीचे भी आ रहा है, स्पीड उसने कम करनी है, पहिए उसने बाहर निकालने हैं, जिसकी वजह से फ्लैप्स उसने लोअर करने हैं, उसका ड्रैग बढ़ेगा और वो ज़्यादा वल्नरेबल है इस हवाले से कि बर्ड्स आ जाएं या कोई और चीज़ें आ जाएं। वहाँ उसकी अप्रोच क्लियर होनी चाहिए। यहाँ इस रनवे की दोनों साइड ही जो वो है वो ख़तरनाक हो गई हैं। एक तरफ से ये मलीर का मॉडल कॉलोनी और ये जो एरिया है ये उसके ऊपर आ गया है, यानी उसकी वजह से। और वहाँ हाई राइज बिल्डिंग्स तो एक अलग इशू है कि 3 स्टोरी तक भी नहीं बननी चाहिए थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा वहाँ पर जो है यहाँ ये बिल्डिंग्स का और चीज़ों का नहीं होना। दूसरी साइड पर शार फैसल वाली साइड जो है वो भी अप्रोच ऑलमोस्ट मोहम्मद अली सोसाइटी और पीछे PCHS वाला एरिया के ऊपर से गुजरता हुआ आता है, वो भी सारा बिल्डअप एरिया हो गया है। अगरचे कि वो समंदर वाली साइड से जो हमारी भी उसमें यही आबादी, बिल्डिंग्स, ये चीज़ें डिस्टर्ब कर सकती हैं नेक्स्ट टाइम भी अगर। जी है जी, दोनों तरफ से रनवे के अगर उधर से विंड अपोजिट चल रही हो और उधर से आए 09 डायरेक्शन से तो तब भी बिल्डअप एरिया है और इधर से भी बिल्डअप एरिया है। और इसके लिए अब हमें सीखना इससे ये चाहिए, हुकूमत को चाहिए, अब इंक्वायरी भी हो रही है, हुकूमत को चाहिए कि बेसिकली इसके रेमेडियल एक्शंस करें। हम उस हद तक जब तक हम एक दूसरे की तरफ फिंगर पॉइंटिंग करते हैं वो तो उस हद तक तो ये दुरुस्त है। एक इसकी इंक्वायरी भी ठीक तरह होनी चाहिए और इंक्वायरी को आम भी करें और आइंदा के लिए इसके रेमेडियल एक्शंस और चीज़ें भी, सिर्फ इंक्वायरी करके फिर घर को चले जाना होता है। वो जैसे आजकल लोगों में आम, अब जो क्योंकि मीडिया आम हो चुका है तो लोग ये कहते हैं जी इंक्वायरीज आज तक शो ही नहीं हुई, इसका भी पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। पेपरों की हद तक ही रही है ना, आज तक कोई पता नहीं चला। और अगर कभी हमारे आई भी है तो पायलट पे डाल दी जाती है। आसान है, रेलवे का हादसा हुआ जी फलां पायलट, उसकी ड्राइवर की गलती थी, बस का हुई जी ड्राइवर की गलती थी, तो असल बंदों तक आज तक नहीं पहुंचा। नहीं, इसमें देखिए ड्राइवर पायलट की भी गलती है, लेकिन और भी इसमें मुझे लगता है चीज़ें हैं। और इसमें सिर्फ एक 1% का मामला नहीं आएगा। मेरे नज़दीक इसमें एक जो इंक्वायरी हो उसके आखिर पर कुछ उस इंक्वायरी के साथ रिकमेंडेशंस होनी चाहिए। ये इंक्वायरी सिर्फ इंक्वायरी इल्ज़ामात लगाकर ख़त्म ना कर दी जाए, बल्कि ये कुछ रिकमेंडेशंस लेकर आए, ये करे कि आइंदा पायलट्स के लिए ये हदायत हैं, इसके लिए ये हैं, ट्रैफिक वालों के लिए ये है, टेक्निकल स्टाफ के लिए ये है, और कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लिए ये है कि ये अप्रोच क्लियर करवाएं, ये एरिया डिमोलिश करवाएं ना जी, जो इतने फ्लोर से ज़्यादा बिल्डिंग्स बन गई हैं ये रिमूव करवाई जाएं। उसके अलावा भी इसके लिए जो ज़रूरी तमाम एक्शंस रिक्वायर्ड हैं वो लिए जाने चाहिए। बर्ड्स की शूटिंग के लिए जो है वो यहाँ पर ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से उसको भी किया जाना चाहिए। अच्छा, ये भी बताइएगा कि सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग के दौरान आपको किस चीज़ का बताया जाता है कि ये सबसे ज़्यादा इमरजेंसी की सूरत हाल है और इसमें आपने क्या करना है? कौन सा ऐसा मसला होता है जिसे आप सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी एमरजेंसी हो सकती है इस दौरान फ़्लाइट? देखें, आपकी इस वक्त जो इस फ़्लाइट को जो इमरजेंसी हुई है
वो असल इमरजेंसी तो जो उसने मेडे कॉल दी है वो तो तभी है ना जब उसके दोनों इंजन फेल हो गए। बिल्कुल ऐसा है। इंजन इसलिए फेल हो गए कि इंजन लाकर जिस भी रीज़न से इंक्वायरी बताएगी वो ज़मीन से एक दफ़ा लगे, उसमें वो लगाए लाकर खुद लगाए गए या वो अनकंट्रोलेबल हो गए या जो भी बात है, लेकिन वो ज़मीन के साथ आकर 6 टन वज़न नीचे आकर लगा और उससे वो डैमेज हो गए। और उसके बाद उसको दोबारा उड़ा लिया गया। उड़ाते हुए भी जो मुझे शक इसलिए है कि इंजन तो उड़ते हुए ही फारिग हो चुके थे, क्योंकि जो कॉल अभी ऑडियो सामने आई थी उसमें एयर ट्रैफिक वाला कह रहा है जो नॉर्मली बोइंग वालों का सर्किट बनाते हैं, अगर गो राउंड करें और दोबारा आके लैंड करना हो तो 3000 फुट का सर्किट बनाएं, वापस आकर लैंड कर दें। तो उसने कहा क्लियर टर्न लेफ्ट क्लाइम टू 3000, तो वो 3000 तक भी जाने की पोजीशन में नहीं था। उसने कहा गिव मी 2000, तो वो सिर्फ 2000 तक ही जाने की उसी मुझे लगता है कि वो अपने मोमेंटम ही में और अपनी जो इनिशियल कुछ पावर खुली उसमें जितना चला गया, उस दौरान ही जहाज़ में इंजन्स में आग जो है वो फैलती चली गई। यानी जहाज ऊपर गया ताकत पर है, वापसी पे उसमें कोई ताकत नहीं ताकत है ही, एक्चुअली गिरा इस तरह से है क्योंकि उसकी कॉल जो मैंने सुनी है उसमें एक बात के जो इंजन लॉस की उसने कॉल दी है और उसके बाद उसने मेडे कॉल दी है जब देखा है कि दोनों इंजन फारिग हो गए हैं और वो बंद हो गए हैं। ये सबसे बड़ी इमरजेंसी है। आप फाइटर जहाज़ों में तो आपके पास ऑप्शन है, एक ही पायलट होता है और वो पैराशूट से भी निकल सकता है। इसके अंदर तो कोई ऑप्शन नहीं है। दुनिया में कोई एयरलाइन ऐसा नहीं है कि जो ये कहे कि जी हम सारे पायलट जो हैं, जो सारे पैसेंजर हैं वो 200 या 400 या सारे पैराशूट से निकल आएंगे। अंदर ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े औरत हैं, वो कैसे, क्योंकि वो जो है ना जी और है। अच्छा, इसमें पायलट भी नहीं निकल सकता इसमें से? अगर पायलट नहीं जी, नहीं, इसमें कोई, वो अभी मैं पिछले दिनों किसी की बात सुन रहा था कि जी पीछे ऐसे उतर जाते और ऐसे करते, तो वो जिनको एविएशन का नहीं मालूम, इसमें से बहरहाल इजेक्ट करने का किसी भी बोइंग या किसी भी कमर्शियल जहाज़ से ना जी, ये इट इज़ अ जोक के अगर कोई कहता है कि जी इजेक्शन भी होती है। अच्छा, ये सिर्फ फाइटर तैयार है। अच्छा, एक अच्छे पायलट में क्या खूबी होनी चाहिए आपके मुताबिक? आपके पास बड़ा एक्सपीरियंस है, आपने बड़े लोगों को बेसिकली पायलट शुड बी अ कूल प्लेयर, और दूसरी बात ये है कि ही शुड बी मैन ऑफ वेरी क्विक रिफ्लेक्सेस, क्विक डिसीजंस करने वाला हो, और इसके साथ साथ यानी रिलैक्स मोड पर हो और क्विक डिसीजन करने की वो सलाहियत भी रखता हो। लेकिन इसके साथ साथ बेसिकली अल्लाह ताला से सिर्फ दुआएं और रहम की भी मामलात है ना। बिल्कुल कई दफ़ा गलतियां और चीज़ें जो है भूलना और एक बात करना किस्मत है कि अगर पायलट भूला है, उसको को पायलट ने याद नहीं करवाया, टेक्निकल का आदमी भी कंफर्म नहीं कर रहा और एटीसी वाला भी नहीं कर रहा, रीचेक नहीं कर रहा या खुद वो उससे नहीं देख रहा, तो ये तो कुछ का कोई चक्कर भी तो कोई है ना जी। इसमें भी तो है, तो ह्यूमन एरर है इसमें। हम अगर इस वक्त बैठकर, क्योंकि इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए, जो पायलट चला गया वो भी हमारा भाई था और जो एक पैसेंजर गया है वो भी हमारे घर का और हमारे दिल का टुकड़ा है। और आइंदा के लिए भी हमें तो ये जहाज़ और एक दूसरे के ये जो एयरलाइंस का काम है और चीज़ें हैं, ये आगे चलनी हैं। इस वक्त ठंडे दिल से इसको देखना चाहिए और इसमें इंक्वायरी करके मामलात देखें, जो गलतियां हुई हैं जिनसे उसका रेमेडियल एक्शंस लें। ये आखिर में मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान एविएशन के लिए और पायलट्स के लिए कोई मैसेज आप देना चाहें। मैं ये कहना चाहूँगा बतौर पुराने एक एविएशन का हिस्सा होते हुए, मेरे नज़दीक कॉम्प्लेसेंसी जो है, ओवर कॉन्फिडेंस जो है, उसमें ना पड़ें। जिस तरह पहले दिन आप कैडेट पायलट के तौर पर चीज़ों को पर्टिकुलरली मेटिकुलसली एक एक चीज़ को करते हैं, किताब से देखते हैं, दोबारा कंफर्म करते हैं, चीज़ें करते हैं, आप 40 साल जहाज़ उड़ा लीजिए, आखिरी दिन भी उसको उसी
तरह एक एक सतर को और एक एक चेक ऑफ लिस्ट को उसको फॉलो करें। वो बहुत सोच समझ कर बनाई जाती हैं। जब हम समझते हैं कि नहीं ये तमाम चीज़ें मैं कर लूँगा, मुझे मालूम है, ओवर कॉन्फिडेंस में ये कॉम्प्लेसेंसी से बचना है। यही मेरी एक दरख्वास्त है। बहुत शुक्रिया सुहेब साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम आपकी आवाज़ के लिए हमें वक्त दिया। नेक्स्ट भी आपसे इंशाल्लाह मुख्तलिफ इशूज़ पर जो है रब्ता रहेगा। नाज़रीन और सामीन, हमने आज के इस प्रोग्राम में कोशिश की कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए कि ये जो हादसात होते हैं ख़ास तौर पर एयरलाइंस में, उस हवाले से। तो कमांडर साहब ने हमें इसमें टाइम दिया, हम इनके इंतहाई मशकूर रहेंगे। और नाज़रीन, हमारे अगले प्रोग्राम का भी आप इंतज़ार कीजिएगा। हम किसी नए इशू के साथ फिर प्रोग्राम आपकी आवाज़ में आपके साथ होंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।